नमस्कार साथियों, धारा जिस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशल क्लासेस धारा जीएस के द्वारा चलाई जा रही है और इस संदर्भ में हमने बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट किया था। आज उसकी तीसरी क्लास है जिसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। बात करते हैं पर्सनालिटी शब्द की, तो ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के वर्ड पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। तो यहाँ पे एक प्रकार से बात करें तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो है एक मुखौटा है। क्या हम ये मान लें? नहीं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को यदि हम लेते हैं तो वर्तमान में सिर्फ उसकी शारीरिक संरचना ही नहीं, उसके आंतरिक गुणों का मिश्रण भी लिया जाता है। पर्सनालिटी को देख के कभी आप ना समझे कि कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप इस पे ही जज करने लग जाएं कि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना बहुत शानदार है। ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के आंतरिक गुणों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो उसके शारीरिक और आंतरिक गुणों का सम्मिश्रण है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो पहला तो वही रहेगा, हमने पहले भी देखा है कि डेफिनेशंस जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन आपसे पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। तो यहाँ पे एक परिभाषा है जिसमें व्यक्तित्व का आपको पूछा जा रहा है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट का है। यह रुचियों का वह आकलन है, यानी आपके इंटरेस्ट का क्या है, असेसमेंट है, जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है ये मैकर्डी का कथन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैकर्डी का कथन है। इसके अलावा ऑलपोर्ट ने एक लाइन कही है जो पूछी जाती है कि जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति के अंदर जितने भी मनोदैहिक गुण हैं यानी साइकोसोमैटिक एट्रीब्यूट्स हैं, उसका एक गत्यात्मक संगठन यानी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति को वातावरण से जोड़ता है। व्यक्ति को वातावरण से जोड़ता है ना। व्यक्तित्व का संबंध, व्यक्ति का संबंध वातावरण से बनाता है। वो व्यक्तित्व को क्या बोल रहे हैं ऑलपोर्ट? तो मनोदैहिक गुणों का एक संगठन बोल रहे हैं। वो भी कैसा संगठन? तो गत्यात्मक यानी डायनेमिक संगठन बोल रहे हैं। तो ये जो परिभाषा है वो आपसे पूछी जाती है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? तो वुडवर्थ बोलते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो गुणनफल है, यानी वो क्या है? प्रोडक्ट है। किसका गुणनफल है? तो दो चीजों का, एक वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। दूसरा वातावरण यानी हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट ही क्या है? एक पर्सनालिटी है। मतलब एक व्यक्ति किस प्रकार के परिवार में जन्मा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसके पूर्वज कैसे हैं, उसके इंसेस्टर पे बहुत डिपेंड करेगा उसकी पर्सनालिटी। दूसरा उसका वातावरण, किस इन्वायरमेंट में वो बढ़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सनालिटी बहुत अच्छे से दिखने लगती है। कोई बच्चा यदि क्या है आर्मी स्कूल से है, ठीक है, मतलब उसके मदर फादर या उसके जो एंसेस्टर पूर्वज रहे होंगे वो भी आर्मी से रहे होंगे, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकता है। और वो आर्मी स्कूल में रहता है ना, उस कैंप में रहता है, तो उसकी बात करने का तरीका, उसके चाल चलन का तरीका या उसके अंदर के जो गुण हैं वो सभी वहां पे झलकने लगते हैं। तो वहां पे वुडवर्थ का ये कथन सही लगता है। बोरिंग, जैसा नाम ही बोरिंग है वैसे इनका कथन भी है। इन्होंने सिंपल बोला कि जो पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व है वो सिंपल सामान्य गुणों का क्या है? समायोजन है। सामान्य गुणों का समायोजन है। तो ये बात किन्होंने बोला है? तो याद रखना है आपको, बोरिंग ने बोला है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रख लेना है। एक टाइप बिल्कुल बन सकता है आपसे पूछने का। तो हमने बात किया व्यक्तित्व पे, है ना, उसके बेसिक बातों पे कि व्यक्तित्व क्या है और कौन कौन से इससे डेफिनेशन है। अगला आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पर यानी उसकी विशेषताएं पे। यहां से भी बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व बाहरी स्वरूप के अलावा आंतरिक स्वरूप को भी दर्शाता है, हमने बात किया। व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, इसको बदला जा सकता है। ठीक है, ये आप ट्रेनिंग करके इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। वहां पे यदि मैं लाइन को क्या कर दूं, चेंज कर दूं कि व्यक्तित्व अपरिवर्तनशील है और फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन बना दूं एक, केवल दो, तो वहां पे आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर एक विशेषताओं को समझना।
है ना, व्यक्तित्व को। यहाँ पे तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक क्या है, ऑप्शन है, और बिल्कुल वही आंसर होता है। लेकिन जब इसी प्रश्न को पूछ दिया जाएगा कि कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3, अब आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, तो वहां पे स्पेसिफिकली आपको याद होना चाहिए कि क्या चीज सही है। तो ध्यान रखेंगे, जो व्यक्तित्व है वो परिवर्तनशील है, मतलब उसको बदला जा सकता है। व्यक्तित्व अनूठा एवं विशिष्ट होता है, ठीक है, यूनिक होता है, स्पेशल होता है पर्सनैलिटी। इसके अलावा इसका संबंध जो होता है वो वातावरण के साथ होता है। क्लियर, वातावरण और आनुवंशिकता के मध्य इंटर रिलेशन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किसके किसके बीच में, है ना, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट यानी वातावरण के बीच में, पर्यावरण के बीच में क्या होता है, एक अंतर संबंध होता है, है ना, इंटर रिलेशन दोनों के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जीवन व वातावरण के बीच में एक संबंध है, बिल्कुल है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति को एक सामाजिकता सिखाने का काम, सोशल बनाने का काम कौन करता है, तो बिल्कुल व्यक्तित्व करती है। एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करने का काम कौन करता है, व्यक्तित्व करती है। आत्मीकरण का एहसास यानी व्यक्ति अपने आप को जान पाए, ये किससे प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है किससे, तो याद रखना है व्यक्तित्व से। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं याद रखनी पड़ेगी 6 to 7 जो पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 बिल्कुल याद रखेंगे और ये 5 है ना, तो 5 to 8 जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल आपसे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार से कैसा प्रश्न बनेगा, तो ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार से कैसा बन सकता है प्रश्न। तो प्रकार पे बात करें व्यक्तित्व के, तो यहाँ पे एक बार पहला हम भारतीय सिद्धांत देखते हैं, है ना, भारतीय दृष्टिकोण देखते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में हमको गीता में कुछ नजर आता है। गीता में एक प्रकार से व्यक्तित्व को बताया गया है कि सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति होते हैं और तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। तो ये भारतीय दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग है, व्यक्तित्व के 3 दृष्टिकोण है। कौन कौन सा, तो सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सत्वगुणी मतलब जिसमें सत्य का प्रभाव हो, है ना, जो व्यक्ति एक एकदम सामान्य जीवन जीता हो, सत्य के राह पे चलता हो, कोई गलत कार्य नहीं करता हो और उसमें सत्य की भावना हो, मतलब ईश्वर की भावना, ईश्वर को प्राप्त करने की भावना हो। रजोगुणी जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ हो, ठीक है, और वो व्यक्ति सत्वगुणी और तमोगुणी के मध्य हो। क्लियर है, जो वैभव विलास की जीवन जीना चाहता हो। इसमें हम सत्वगुणी में मेनली एग्जांपल लेते हैं ब्राह्मण्स का, रजोगुणी में लेते हैं क्षत्रिय और वैश्य का। जबकि तमोगुणी जो जिसका जीवन ज्ञान के अभाव में है, वह व्यक्ति अंधकार में है, ठीक है, वो ईर्ष्या और गलत चीजों से क्या है, पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को हम लेते हैं तमोगुणी में। क्लियर है, तो यहाँ पे गुणों के आधार पे व्यक्तित्व को बताया गया है। जैसे जैसे आप गुण को अपने डेवलप करते जाएंगे वैसे आप तमोगुणी से रजोगुणी और रजोगुणी से सत्वगुणी होते जाएंगे। दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से चरक संहिता में बताया गया है ना, वात, पित्त और कफ, ये 3 जो चीजें हैं इसकी मात्रा के आधार पे व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या है, डेवलप होता है। ठीक है, वात, पित्त और कफ ये तीनों ही बीमारी का कारण होता है। व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी होती है उनमें से एक कोई ना कोई इसमें से कारण होता है भारतीय आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है, पर्सनैलिटी बताई गई है। अगला जो टाइप है वो हम देखते हैं सेल्डॉन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे शारीरिक संरचना के आधार पे इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पे व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें हम 2 लोगों को लेते हैं, एक क्रेचमर को लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम किसको, तो शेल्डॉन को। याद रखना है आपको, है ना। क्रेचमर ने 4 पार्ट में बांटा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पे पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो आपको ध्यान रखना है 4 पार्ट में उन्होंने बांटा है। पहला एथलेटिक, दूसरा एस्थेनिक, तीसरा पाइकनिक और चौथा आपको याद रखना है यहाँ पे पाइकनिक हो गया, ठीक है, मिश्रित, है ना। चौथा क्या है, मिश्रित। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको आपको बोला जाता है
डाइस प्लास्टिक। क्या बोला जाता है? डाइस प्लास्टिक। हिंदी में भी देख लेते हैं तो सुडौल, यानी किसी का शरीर एथलेटिकल बॉडी वाला यानी सुडौल प्रवृत्ति का। तो उसमें उसकी व्यक्तित्व में कौन सा ऐसा गुण है जो देखने को मिलेगा? यदि आपसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसकी शारीरिक संरचना कैसी है, तो एथलेटिक है, यानी एक एथलीट के जैसे दिखाई देती है, सुडौल का है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी? तो बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, यानी आत्मविश्वासी रहेगा। ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो एस्थेनिक, पाइकनिक और डिस्प्लास्टिक यानी मिश्रित। एस्थेनिक यानी लंबा, लंबाईकृत, लंबाकृति। इसमें पर्सनालिटी में देखा गया है, ये क्रिश्मर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसको लेके बहुत ज्यादा प्राइवेट नहीं हो जाना है, पर्सनल नहीं हो जाना है। तो एस्थेनिक में उन्होंने बोला कि जो लंबे किस्म के लोग होते हैं, थोड़े दुबले पतले होते हैं, वो थोड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। ठीक है, वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये किसने बोला है? क्रिश्मर ने। उन्होंने पहला जो एथलेटिक है उनको क्या बोला है? तो एथलेटिक को बोला है कि वो हमेशा आत्मविश्वासी रहेंगे। क्या रहेंगे? आत्मविश्वासी रहेंगे, ध्यान रखेंगे। जबकि जो एस्थेनिक यानी लंबाईकृत वाले होंगे, वो कैसे होंगे? तो वो होंगे चिड़चिड़े, क्रोधी, ऐसा उन्होंने बोला है। लंबे जो लोग होते हैं वो हमेशा चिड़चिड़े, क्रोधी होते हैं। जबकि जो पाइकनिक होते हैं यानी जो गोलाकृति यानी जो थुलथुले होते हैं, है ना, मोटे से होंगे, वो हमेशा कैसे होते हैं? तो हास परिहास करने वाले होते हैं, मजाकिया होते हैं। ठीक है ना, कॉमेडियन होते हैं, तो हास परिहास करने वाले होते हैं। दयालु होते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, हेल्दी लोग। जबकि मिश्रित, जो मिश्रित शरीर का होगा, जो ना मोटा है, ना नाटा है, ना लंबा है, ठीक है, ठीक ठाक है, तो वो उसमें सभी गुण पाए जाते हैं। ऐसा क्रिश्मर ने शारीरिक संरचना के आधार पर पर्सनालिटी को समझाने का प्रयास किया। तो क्रिश्मर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये चार हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसका? सिल्डॉन का या सिल्डन के शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण में। तो सिल्डन ने 3 पार्ट में लिया है। सिल्डन ने कितने पार्ट में लिया है? 3 पार्ट में लिया, ध्यान रखेंगे। एक लिया है एक्टोमार्फिक, एक एंडोमार्फिक और तीसरा लिया है मिजोमार्फिक। 3 लिया है। कौन कौन सा? एक्टोमार्फिक, मिजोमार्फिक और एंडोमार्फिक। तो यहाँ पे 3 कौन कौन सा है? एक्टोमार्फिक, मिजोमार्फिक और एंडोमार्फिक। तो कौन सा नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो पाइकनिक, क्योंकि पाइकनिक किसमें शामिल है? तो पाइकनिक तो सर क्रिश्मर के में शामिल है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये एक्टोमार्फिक है ना, इसमें क्या है? तो इसमें भी याद रखना, ये लंबा कृत, ठीक है, गोलाकृत हिंदी में बात करते हैं, और मिजोमार्फिक यानी आयताकृत। ये उन्होंने क्या किया? पर्सनालिटी को शारीरिक संरचना के आधार पर बताया, यानी लंबे व्यक्ति, गोल व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो रेक्टेंगुलर शेप के यानी आयताकृत दिखाई देते हैं, वो मिजोमार्फिक कहलाते हैं। तो ये शारीरिक संरचना के आधार पे हो गया। एक भारतीय दृष्टिकोण हो गया, और एक दृष्टिकोण है वो है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं उसको? समाजशास्त्री दृष्टिकोण। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण में क्या आता है? देखिए, तो स्प्रेंगर महोदय आते हैं। कौन आते हैं? स्प्रिंगर महोदय। और स्प्रिंगर महोदय ने अपने समाजशास्त्री गुण के आधार पे, है ना, समाजशास्त्री गुणों को शामिल करके बताया है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने बोला व्यक्तित्व 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा यदि आपसे पूछा जाएगा? पहला तो ध्यान रखना, जो समाजशास्त्री में कौन है? तो स्प्रिंगर महोदय है। कौन है? स्प्रिंगर महोदय है। और स्प्रिंगर महोदय ने क्या किया? जैसे क्रिश्मर ने बताया 4, सिल्डॉन ने बताया 3, वैसे स्प्रिंगर ने बताया है कितने? 6 टाइप के व्यक्तित्व होते हैं। किसके आधार पे? समाजशास्त्र के आधार पे, यानी उन्होंने सोसाइटी को देखते हुए किया। सोसाइटी में हमेशा आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो आप हमेशा एक लाइन रटे होते हैं किसी भी समाज के बारे में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है ना, ये 4 चीजों को आप हमेशा रटे होते हैं। तो किसी भी समाज में आप देखते हो कि सामाजिक स्थिति होती है, ठीक है, तो राजनीतिक होता है और आर्थिक होता है। इसके अलावा आपको याद रख लेना है 2। पहला सैद्धांतिक, क्या याद रखना है? सैद्धांतिक। और एक याद रखना है क्या? तो सौंदर्यात्मक। मतलब यहाँ पे समाज में जो पर्सनैलिटी है उनमें से कोई ना कोई ये 6 में से एक होगा। कोई व्यक्ति होगा जो हमेशा लीडरशिप दिखाएगा, ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करेगा आपके सामने, तो वो राजनीतिक पर्सनैलिटी का है। एक व्यक्ति जो होगा हमेशा आपसे पैसों की बात करेगा, ठीक है,
कि ये लेना चाहिए, पैसे को ये करना चाहिए, वो आर्थिक दृष्टिकोण का व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसको हमेशा समाज की चिंता होगी, एक गरीब, एक दबे हुए वर्ग की चिंता होगी, तो वो कैसा व्यक्ति है? सामाजिक व्यक्ति है। एक व्यक्ति होगा जो हमेशा सिद्धांत की बात करेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो सिद्धांत व्यक्ति है। एक हमेशा सौंदर्य की बात करेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। और एक व्यक्ति होगा जो हमेशा धर्म की बात करेगा, तो वह कैसा पर्सनालिटी है, कैसा व्यक्तित्व है? तो धार्मिक व्यक्तित्व है, ठीक है। तो स्प्रेंगर महोदय ने 6 प्रकार बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया क्या आपका दूसरा टॉपिक कवर, जिसमें हमने देखा प्रकार। किसके प्रकार? तो व्यक्तित्व के प्रकार। पहला नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको डेफिनेशन याद रखने हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के। दूसरा आपको प्रकार याद रखना है व्यक्तित्व का। तीसरा जो सिगमंड फ्रायड का है ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, तो याद रखना सिगमंड फ्रायड ने दिया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। वैसे भी मनोविश्लेषणात्मक से आप जो कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो आपको सिगमंड फ्रायड का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड ने क्या किया है? तो अपने मनोवैज्ञानिक विकास की जो अवस्थाएं बताई है किसी व्यक्तित्व की, ठीक है, किसी व्यक्तित्व की जो आप मनोलैंगिक विकास भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। इस साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो बच्चा होता है वो 5 चीजों से गुजरता है, 5 स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने बोला है कि कोई व्यक्ति जो है वो 5 चरणों से गुजरता है। कौन कौन से 5 चरण हैं? इसको आप याद कर लो, O A L T, ठीक है, और याद रखना है क्या? G, ठीक है। इस स्टेज में ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या याद रखोगे? PLG, याद रखोगे PLG। चलिए, तो क्या है? तो ओरल स्टेज, क्या बोलते हैं? ओरल स्टेज, यानी मुखावस्था। क्या? मुखावस्था। ये होती है 1 साल तक, यानी 0 से 1 वर्ष तक। आपने देखा होगा ध्यान से कि बच्चा 1 से 1.5 साल तक, लगभग 2 साल तक भी हर चीज जिसको पकड़ेगा, चाहे वो स्पून पकड़े, किसी का हाथ पकड़े, या चादर पकड़े, तकिया पकड़े, कुछ भी पकड़े, वो अपने मुंह तक उसको ले जाने का प्रयास करता है। इसको बोला जाता है क्या? मुखावस्था, ठीक है। फिर आपको याद रखना है क्या? दूसरा जो है वो है एनल स्टेज। एनल स्टेज, जब बच्चे को पॉटी का समझ में आ जाता है, ठीक है, तो वो उस पॉटी को एंजॉय करने लगता है, ठीक है, मतलब बाहर निकालने का जो उसका रहता है उसमें वो आनंद लेने लगता है। देखिएगा वो मुस्कुराता है, ठीक है, वो यूरिन करने के बाद मुस्कुराएगा, पॉटी करने के बाद मुस्कुराएगा, ठीक है, उस पल को वो क्या करता है? एंजॉय करता है। इसी को बोलते हैं क्या? गूदा अवस्था, या आपको ध्यान रखना है एनल स्टेज। फिर आता है क्या? फेलिक स्टेज, देन लेटेंसी स्टेज, देन जेनिटल स्टेज। यानी फेलिक स्टेज, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना लैंगिक अवस्था, इसके अलावा अव्यक्तता अवस्था, और फिर आपको ध्यान रखना है जिनेंद्रिय अवस्था बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ईयर है वो आगे बढ़ता है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 से लगभग 5 साल, ठीक है, 6 से 12 साल, है ना, अव्यक्तता अवस्था, और 12 साल से ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कितने स्टेजेस होते हैं? तो ध्यान रखना ये 5 स्टेजेस होते हैं, और उसमें से आपसे देखिए ये भी पूछ दिया गया। तो चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो चौथी अवस्था होती है अव्यक्तता अवस्था, है ना, अव्यक्तता अवस्था होता है। पहला मुखावस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा लैंगिक प्रधान अवस्था, और चौथा है आपका अव्यक्तता अवस्था, और लास्ट है जेनेटिक यानी जिनेंद्रिय अवस्था, ठीक है। इसी बीच में आपको याद रखना है जो लैंगिक अवस्था है, यहाँ पे ही लड़कियों में एक जो ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, वो डेवलप होती है, पित्र ग्रंथि, है ना, और लड़कों में मातृ ग्रंथि। आपने देखा होगा जो माता के प्रति जो आकर्षण होता है वो लड़कों में होता है, और पिता के प्रति जो आकर्षण होता है वो लड़कियों में होता है। इसी को ऑडिपस और इलेक्टोरा
बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा, सॉरी, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो लड़कों में जो होने वाला ग्रंथि है या अचेतन मन में, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में एक प्रकार से माता के प्रति जो आकर्षण आता है उसको बोला जाता है ऑडिपस, और पिता के मन में, एक लड़की के मन में जो अचेतन अवस्था में एक जो आकर्षण आता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रा। तो वो कौन सी अवस्था का है? तो याद रखना लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज का है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आपको याद रखना है लेटेंसी, इसका आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है, कब से कब तक का है? तो ध्यान रखेंगे अव्यक्तता अवस्था 6 से 12 का है, और जेनिटल जो है वो है 12 से ऊपर वर्ष का। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए यहीं पे सिगमंड फ्राइड में ही यदि हम बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने ऐसी अवस्था को समझाने के लिए व्यक्तित्व में और चीजें जो जोड़ी है वो है इदम, अहम, अहम और परअहम। ठीक है, इदम, अहम और परअहम। तो व्यक्तित्व के कितने स्टेजेस बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने? कितने स्टेजेस बताए, चरण बताए यदि पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 3 चरण बताए। ये जो चरण है ये उसके मनोवैज्ञानिक विकास के हैं, या आप बोल सकते हो मनोलैंगिक विकास के हैं। क्लियर है? लेकिन व्यक्तित्व के पूछे जाएंगे तो व्यक्तित्व के आपको याद रखना है इदम, अहम और परअहम। इदम, अहम और परअहम में आपको याद रखना है जो व्यक्तित्व के स्वतंत्र विचार हैं वो इदम में आते हैं, स्वतंत्र विचार। इसीलिए पूछा जाएगा कि सुखवादी किसको बोला गया है? तो सुखवादी मतलब इदम पे बात आ रही है। ठीक है, व्यक्ति जो मन जैसा चाहे वैसा सोच ले, इसको बोला गया इदम। ठीक है, आप मन में सोच ले कि आपकी जो शादी है वो किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ हो रहा है, तो ये क्या है? इदम स्टेज है। ठीक है, जहां पे आप सुखवादी अनुभव करते हो। ठीक है, दूसरा स्टेज आता है अहम। ये जो स्टेज है इसमें आपको समझ में आता है रियलिस्टिक, यानी ये वास्तविकता से संबंध है। इसका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध वास्तविकता से है। क्लियर है? तो इसका संबंध आपको ध्यान रखना है, अहम का संबंध वास्तविकता से है। परअहम की बात करें तो यहाँ पे आपके नैतिक गुणों का विकास होता है। अब आप सही गलत को समझने लगते हैं। यहाँ पे तो पहले आपको रियलिस्टिक, वास्तविक समझ में आती है, वास्तविकता समझने के बाद भी आप कुछ डिसीजन सही और गलत लेते हैं, तो वहां पे आपका पराहम काम करता है, नैतिकता। पहले आपके स्वतंत्र विचार हैं, फिर वो वास्तविक है कि नहीं इस पे अहम में समझ में आता है, और उसके बाद आप जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपका नैतिकता जो है वो काम करता है, और ये होता है पराहम। तो ध्यान रखेंगे सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के 3 चरण बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत। तो हमने जो अभी डिस्कस किया वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ठीक है, वो क्या है? आपका साइको एनालिटिक प्रिंसिपल है सिगमंड फ्राइड का। आगे चलते हैं और बात करते हैं व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, ह्यूमनिज्म प्रिंसिपल पे। पहली बात तो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है? अब्राहम मैस्लो है। कौन है? अब्राहम मैस्लो है। ठीक है, ध्यान रखना है मानवतावादी सिद्धांत को उन्होंने दिया है। तो व्यक्तित्व के बहुत सारे जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। शील गुण उपागम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यदि आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑलपोर्ट, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड और कैटल। तो यहाँ पे शील गुण उपागम जो है वो सिद्धांत दिया है किसने? कैटल ने। उन्होंने बोला कि 2 प्रकार के शील गुण व्यक्तित्व में होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट शील गुण। इससे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन है ना, 16 PF प्रश्नावली किसने रेडी की है? तो कैटल ने। क्या बन सकता है आपसे कि 16 PF प्रश्नावली यानी 16 PF क्वेश्चनियर किसने रेडी किया है? तो कैटल ने रेडी किया है, और उससे शील गुणों को समझाने का प्रयास किया। उनके अकॉर्डिंग शील गुण का मतलब क्या है? तो उन्होंने 16 जो क्वेश्चंस हैं वो बना के रखे, और वो देखने का प्रयास करते हैं ये जो 16 शील गुण हैं उसमें से व्यक्ति में कौन कौन से गुण मौजूद है, और उसके आधार पर वो व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 16 PF प्रश्नावली कैटल ने बना के रखी है, और इन क्वेश्चंस के आधार पर वो शील गुण उपागम के माध्यम से व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखते हैं। मानवतावादी सिद्धांत सिंपल याद रखना, अब्राहम मैस्लो का है व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत हमने देख लिए। व्यक्तित्व को मापने की विधि, तो व्यक्तित्व को मापने की जो विधि है ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है,
इस टॉपिक में हम देखें तो इस टॉपिक में हम बात करें तो व्यक्तित्व को नापने के लिए दो तरीके की जो विधि है वो अपनाई जाती है। पहला है ना जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड, और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। तो यानी इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। ठीक है, इसी को प्रेक्षण बोल दिया जाता है ना, सॉरी प्रक्षेपण बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, प्रक्षेपण बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे आपसे जो इसके टाइप्स हैं या कौन कौन से टेस्ट किसमें शामिल है वो पूछा जा सकता है। तो प्रमापीकृत में हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो ये तो आता ही है बिल्कुल टीएटी, है ना, कौन सा टीएटी यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। नाम बस याद रखेंगे कौन कौन सा प्रमापीकृत में है और कौन सा अप्रमापीकृत में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि ये जो टेस्ट है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी टाइप है, तो देखिए यहाँ पे वो अपन देखते हैं। इसके लिए क्या करो, एक कोड याद रख लो कि कोई टीसी है और टीसी अपना अलग से फीस मांग रहा है। ठीक है ना, आपको पता ही है जो टिकट चेकर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग से एक ले लेते हैं फीस। तो भैया वही याद रखना है। ठीक है, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट पहला क्या याद रखना है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्लियर। इसका यदि हम देखें हिंदी में तो बोला जाता है तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है। दूसरा सी से है तो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट यानी बाल सम प्रत्यय परीक्षण। क्लियर, तो दो आपको याद हो गया होगा टीसी से। पहला इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कौन सा पहला, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। सी से याद रखना चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। अगला याद रखोगे फ्री वर्ड। क्या याद रखोगे, फ्री वर्ड टेस्ट यानी स्वतंत्र शब्द सहचर्य, स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण, साहचर्य परीक्षण। ठीक है, इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कौन सा याद रखना है, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, रोरशा टेस्ट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, रोरशा टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, क्या याद रखोगे, ऐसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बोला जाता है। तो ये 5 टेस्ट जो है वो प्रमापीकृत टेस्ट में लिया जाता है व्यक्तित्व के। और जो अगला है अप्रमापीकृत है ना, तो इसमें दोनों में अंतर कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्तियों को एक ही प्रकार के टेस्ट देना है ना। प्रमापीकृत का मतलब है सबको एक ही प्रकार के पेपर दोगे आप, सबके लिए टाइम पीरियड एक ही होगा, सबके लिए एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वो कैसा है तो स्टैंडर्ड पेपर है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे किसी के लिए अलग पेपर रहेगा, किसी के लिए अलग क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इंट्रोस्पेक्शन। क्या याद रखोगे, इंट्रोस्पेक्शन। यानी तो पहला तो क्या है, पहला ये है कि वो व्यक्ति खुद आत्मनिरीक्षण करे। क्या करे, आत्मनिरीक्षण करे, इंट्रोस्पेक्शन हो गया। इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। और यहां पे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि साक्षात्कार में एक ही प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछ दिए जाते हैं। इसको साक्षात्कार विधि। प्रश्नावली मेथड यानी क्वेश्चनियर, प्रश्नावली मेथड जो है वो भी अपनाया जाता है। गाथा परीक्षण, गाथा वर्णन परीक्षण अपने बारे में बोलने के लिए। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ये किस प्रकार के व्यक्तित्व के मापन की, आप क्या पढ़ रहे हो, व्यक्तित्व के मापन की, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है वो प्रक्षेपण तकनीक है, यानी स्टैंडर्ड तकनीक है। ठीक है, और उसके साथ और जो 5 है वो भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नॉन स्टैंडर्ड है वो भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए व्यक्तित्व अनूठा और विशिष्ट होता है, ये हमने उसके विशिष्टता यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था। ठीक है, तो बिल्कुल होता है।
व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, बिल्कुल मैंने आपको ध्यान रखना बोला था, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, बिल्कुल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड दोनों में ही पर्सनैलिटी होती है। और लास्ट आपको दिया गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित है। नहीं, हमने देखा सर उसके आंतरिक गुण भी क्या होते हैं, व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। तो विच वन इज रॉन्ग आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।